जिनके पिताजी एक पान की दुकान चलाते थे, आज उनके बेटे कितनी बेहतरीन रैंक के साथ आज बैठे हैं। एक तो जीएसटी इंस्पेक्टर, वो भी दिल्ली में सिलेक्शन लेकर के बैठे। आज पिताजी के सामने कितनी खुशी का पल होगा। वो जो न्यूज़पेपर की एक लाइन छपी थी, उनके चेहरे को देख करके ऐसा, वो कम पढ़े लिखे, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत सीधे स्वभाव के हैं पिताजी। तो वो जो न्यूज़पेपर की लाइन थी कि पान विक्रेता का बेटा बना जीएसटी इंस्पेक्टर, मतलब जिस पिताजी ने ये लाइन बोल दी चलते वक्त कि मैं तेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ बेच दूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने सीजीएल में रैंक होल्ड की और रैंक होल्ड करने के साथ साथ अपने जीवन में 5 सरकारी नौकरी ली। लेकिन 5 सरकारी नौकरी लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी जीवन की कहानी। वास्तव में उनके जीवन की कहानी सुन करके मैं खुद इतना इमोशनल और इतना मोटिवेट हुआ, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्वागत करते हैं हम रवि कुमार, ऑल इंडिया 136 रैंक जीएसटी इंस्पेक्टर, जिनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ मोटिवेशन के लिए और बहुत कुछ आपके जीवन को बेहतरीन बनाने में मददगार साबित होगा। तो रवि कुमार, स्वागत है आपका अपने रैंकस गुरुकुल परिवार में। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो साथियों, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं इस साल के एसएससी सीजीएल 2023 में मेरी रैंक 136 है और मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, जो कि दिल्ली में ही मिल गया है। तो रवि कुमार, मतलब आपका अब की बार पहला अटेम्प्ट था या किस तरीके से आपका जर्नी स्टार्ट हुई? सर, अगर मैं गिनूँ तो मेरा बार अटेम्प्ट जो रहा है वो 5वां अटेम्प्ट है। लेकिन इस अटेम्प्ट तक पहुंचने की भी अपनी कहानी है कि 5 अटेम्प्ट कैसे लगे। क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में ही प्री मेंस सब क्वालिफाई करके, टाइपिंग देके उसमें भी क्वालिफाइंग होके, ऐसे राइटिंग करके, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। और ऐसा ही मैं शुरू के 3 अटेम्प्ट में रहा। चौथे अटेम्प्ट में सीजीएल से नौकरी लगी और 5वें अटेम्प्ट में लगी। तो आपने तैयारी की शुरुआत किस प्रकार की? क्योंकि सबसे पहले बच्चे का आज क्वेश्चन यही रहता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं और किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हो, ताकि मैं भी आपकी तरह रैंक लेकर के आऊं। सर, सबसे पहले तो मैं जब 12th किया और चला आया कि चलेंगे ऑफलाइन कोचिंग करेंगे एक बड़े शहर में, तो ये सोच के निकल आया था। और ऑफिसर बनने का शौक़ था, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, जैसे कि लोग एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ना होने की वजह से मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, और यही मेरी ख्वाहिश भी थी। नहीं तो इसलिए मैंने और कोई कोर्स किया भी नहीं, 12th के बाद ही तैयारी में आ गया था मैं। तो मैंने जनरली देखा कि 12th के बाद जब बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है तो ज़्यादातर बच्चे मैंने ऐसे देखे कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, 3 साल तो ग्रेजुएशन के हैं। सर, ऐसे ही रहा मेरा भी। अच्छा, आपका भी ऐसे ही रहा? लेट होने के कारण ये भी है। ओके, हाँ सर, है ना। तो मतलब शुरुआत में बच्चे ऐसा करते हैं कि अभी तो 3 साल हैं, आराम से तैयारी कर लेंगे, चलो बहुत टाइम है। मैं हमेशा अपनी क्लासेज में भी बोलता हूँ कि जैसे कॉलेज में जूनियर सीनियर से डरते हैं, ऐसे कोचिंग में सीनियर को जूनियर से डरना चाहिए। क्योंकि जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी वो सीरियस होंगे ऑब्वियसली, और जो 12th करके आए हैं वो कम सीरियस होते हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको 12th करते ही ये नहीं समझना चाहिए कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। उनको पहले दिन से ही मेहनत करनी चाहिए। भले ही 3 साल बाद एग्जाम हो, लेकिन आज से लगोगे तो 3 साल बाद बेहतरीन रैंक लेकर के आओगे। तो आपने 10th और 12th कैसे, मतलब कौन से बोर्ड से कैसे की? सर, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हूँ और मैंने यूपी बोर्ड से ही अपना क्लास 10th और क्लास 12th किया है। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम सर, टोटल हिंदी माध्यम। ओके। तो देखिए, हिंदी मीडियम से पढ़ करके किस तरीके से आज एक रैंक होल्ड करके बैठे हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो स्कूलिंग कैसी थी आपकी? स्कूल वगैरह कैसा था? सर, मैं सबसे ज़्यादा 9, 10th, 11, 12th ये 4 साल अपने स्कूल लाइफ में कोचिंग से किया हूँ। और कोचिंग के मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, आज मुझे बहुत याद आते हैं वो। मतलब कोचिंग से ही मैं ज़्यादा पढ़ाई किया हूँ, मेरा स्कूल में मन नहीं लगा। ओके। कोचिंग किस चीज़ की? कोचिंग सर, उस उम्र में तो वही साइंस की, इंग्लिश की और मैथ्स की। अच्छा, ट्यूशन? हाँ सर, ट्यूशन। ओके। मतलब तो पीसीएम था? हाँ सर, फिजिक्स तो आईआईटी वगैरह का कुछ, इंजीनियरिंग वगैरह का? हाँ सर, 12th में मुझे इतनी तो पता नहीं था, घर में ज़्यादा कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं मिली कि मैं 11th से चला जाता फाउंडेशन कोर्स से। अच्छा। तो मैं 12th के बाद जब गया आईआईटी जेईई की तैयारी करने, तो एक तो 12th ही अप्रैल में एग्ज़ाम सब ख़त्म हो चुके थे, मार्च में। तो फिर मैं जुलाई या अगस्त में गया था 12th के बाद, और फिर 4-5 महीने क्लास में बैठने के बाद पता चल गया था इस एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। और
उसमें फिर इतना टाइम भी नहीं होता, 1-2 अटेम्प्ट में हुआ तो हुआ नहीं, फिर 1 साल वहाँ मेरा गया है, किया तो 6-7 महीने हूँ, लेकिन वो पूरा साल चला गया था उसमें। तो आपने बताया कि जैसे फैमिली में इतना पढ़ा लिखा नहीं, मतलब इतना नहीं था। पापा कितने तक पढ़े? सर मेरे पापा 9वीं तक पढ़े हुए हैं। ओके। और माँ? मम्मी मेरी 5वीं तक पढ़ी हुई मम्मी हैं। 5वीं तक। ओ। लेकिन सर उन दोनों लोगों में शिक्षा को लेकर के जो मतलब समझ है कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो बहुत है। वो बहुत है। बहुत है सर। नहीं बिल्कुल, मतलब पापा भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मम्मी भी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा थी। इसलिए उन्होंने ठाना कि अपने बच्चों को बहुत बढ़िया एजुकेशन देंगे और अपने बच्चे को बहुत कामयाब होते हुए देखेंगे। तो पिताजी आपके क्या करते हैं? सर पापा पान की दुकान चलाते हैं, और वो ओके। जब 9th क्लास में थे तब से दुकान चलाने लग गए थे। और अच्छा। आज तक पान की दुकान करते हैं वो। और वही थोड़ी बड़ी खेती है, खेती और पान की दुकान वो साथ साथ हैं। तो देखिए, जैसे एक पान की दुकान जिनकी थी और ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं, एक छोटी सी पान की दुकान से अपने बच्चे को इतना ज़्यादा कामयाब करना, देखो रैंक लेना और सिलेक्शन लेना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हो और उस परिवार से निकल करके इतनी अच्छी पोस्ट लेकर के आते हो। जिनके पिताजी एक पान की दुकान चलाते थे, आज उनके बेटे कितनी बेहतरीन रैंक के साथ आज बैठे हैं। एक तो जीएसटी इंस्पेक्टर, वो भी दिल्ली में सिलेक्शन लेकर के बैठे। आज पिताजी के सामने कितनी खुशी का पल होगा, तो पिताजी तो बहुत खुश हो रहे होंगे। सर बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब इतनी खुशी तो मैं उनके चेहरे पर कभी नहीं देखा था जितना अब खुश हैं वो। बिल्कुल, इतनी खुशी आ भी नहीं सकती, मतलब नहीं। तो अब तो न्यूज़पेपर वगैरह मतलब हर जगह छा गए होंगे। हाँ सर, वो जो न्यूज़पेपर की एक लाइन छपी थी, पान विक्रेता का बेटा बना जीएसटी इंस्पेक्टर, ऐसा लगता है वो उस लाइन के लिए ही जीवन जी रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे तो ये बता भी रहे थे कि उस लाइन को पढ़ करके पिताजी मतलब ने ये कहा कि जीवन में सबसे ज़्यादा जो मिला है ना, मुझे ये लाइन मिली है कि पान विक्रेता का बेटा बना जीएसटी इंस्पेक्टर। इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। वास्तव में आपने अपने परिवार को बहुत बड़ी खुशी दी है ना। मतलब एक छोटे से मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके और आज इतना बेहतरीन पोस्ट लेना, ये अपने आप में स्ट्रगल है और अपने आप में एक कहानी है। जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की होगी, क्योंकि परिवार में इतना बड़ा सेटअप नहीं था कि भी सब कुछ बचपन से सब कुछ ऑलरेडी मिलता रहा, ऐसा कुछ नहीं था परिवार में। फिर भी इन्होंने इतनी ज़बरदस्त मेहनत की जिसकी वजह से आज ये आपके सामने है। तो मतलब किस तरीके की आपकी तैयारी के दौरान क्या क्या ऑब्स्टेकल आए, क्या क्या स्ट्रगल रहा? सर तैयारी के दौरान तो मतलब मैं हूँ या थोड़ा मुझसे बेहतर भी कंडीशन वाला हो, स्ट्रगल सबके होते हैं। पर यह है कि अगर घर में जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उसके तो थोड़े से ऑब्स्टेकल कम हो जाते हैं। मेरे साथ ये रहा है, एक ये तो परिवार की स्थिति हुई, दूसरी बात ये भी रही है परिवार मुझे ऐसी सुविधाएं देने की हमेशा कोशिश किया है कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होने देता था कि आप किसके बेटे हैं, आपके पिता क्या करते हैं। मतलब बिल्कुल वो रजवाड़े वाली ज़िंदगी देने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन अब शहर में रहेंगे, आप बड़े हो जाएंगे तो भले ही आपकी सुविधाएं आपके कॉल पे पूरी हो रही हैं, लेकिन आप कहेंगे ही नहीं क्योंकि आप समझदार हैं। तो एक समझदार आदमी की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं अपना किसी तरीके से काट देगा लेकिन बताता नहीं है, क्योंकि पता है पिताजी और माँ बाप किसी के भी इतना परेशान होंगे उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मुखर्जी नगर का खर्चा कैसे बियर कर पाए? सर मुखर्जी नगर में देखिए बहुत अलग अलग तरीके के खर्चे में आदमी जीवन जी सकता है। हो सकता है महीने 15,000 खर्च कर रहा हो कोई 7-8 हज़ार। तो जो भी बेयर मिनिमम हो सकता था अपनी ज़रूरत पूरी करते हुए और फिजूल खर्ची बिल्कुल ख़त्म करते हुए बेयर मिनिमम में गुजारा किए हम। ओके, मतलब आपने काफ़ी कुछ बचा करके कि भी कम खर्चा है फैमिली के ऊपर। बिल्कुल सर। अब मुखर्जी नगर के जिन गलियों में, जिस बत्रा सिनेमा पे जहाँ रहा हूँ, क्लास के दौरान जब जेब में पैसे बहुत कम होते थे तो जहाँ जहाँ चाय पिया हूँ, जहाँ मोमोज खाया हूँ, अब उन जगहों पर जाता हूँ तो अब बहुत अच्छा लगता है वहीं चाय पी करके। हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले भी दोस्तों के साथ वहाँ चाय पी। बहुत मतलब एक नॉस्टैल्जिया होता है, वो पुरानी यादें, वो अब बहुत अच्छा लगता है। शायद किसी और के लिए मैं कहूँगा कि अगर सिलेक्शन नहीं होता तो वो जगहें शायद रास ना आती, लेकिन जहाँ से आपकी जो कितनी भी कठिन जर्नी रही हो, जब आप लौट के जाते हैं सफल होने के बाद, वो चीज़ें वही जो कठिन लगती थी वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मान लो ऐसी सिचुएशन आती कि मुखर्जी नगर का आपका खर्चा नहीं चल पाता, तो आप कैसे क्या करते आगे? सर खर्चा न चल पाने पर मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब मैं 12th किया और मुझे पता था कि आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर जाना होगा,
तो मैं अपने पापा से एक दिन बाद बैठ के उनके साथ रात को बोला कि पापा आगे की पढ़ाई तो यहाँ नहीं हो पाएगी, तो किसी बड़े शहर जाना पड़ेगा और आपके पास इतने पैसे तो हैं नहीं, तो मैं क्या करूँगा। तो मुझे वो चीज़ बहुत याद आती है, वही एक लाइन कि पापा बोले थे कि मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ भेज दूंगा तुमको पढ़ाने के लिए। वो लाइन आज भी सोच के सर मतलब मुझे अभी भी रोना आ रहा है। और मैं मतलब मुझे याद है कि अभी सिलेक्शन के बाद भी मैं जब भी अकेले बैठता हूँ और वो लाइन जब मैं सोचता हूँ तो मुझे मतलब नहीं हो पाता कि बिना रोए वो टाइम कट जाए। नहीं बिल्कुल, मतलब जिस पिताजी ने ये लाइन बोल दी चलते वक्त कि मैं तेरी पढ़ाई के लिए सब कुछ बेच दूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस लाइन से ही सबसे ज़्यादा ये मोटिवेट हो पाए, अपने आप को इस काबिल बना पाए कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करके दिखाना है। इसलिए इन्होंने करके भी दिखाया। आप भी बच्चे जो ठान लिया ना, जब तक वो नहीं कर लो तब तक छोड़ना मत, लगे रहना और करके भी दिखाना। ऐसा नहीं, चाहे आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो, चाहे आप और भी ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको एक बार जीवन में बहुत बेहतरीन अपने परिवार के लिए करके दिखाना है, जैसे इन्होंने करके दिखाया। तो आप बस सबसे ज़्यादा आज जो इस इंटरव्यू से यही ठान के चलना कि मुझे भी कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। तो आपने बताया कि 12th करते ही आप दिल्ली आ गए थे, तो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई की, तो ग्रेजुएशन की जर्नी कैसे क्या रही? सर जब मैं 12th किया और तैयारी करने के लिए निकला तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था कि मैं इधर प्रिपरेशन करता रहूँगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए और उधर ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देते रहूँगा। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। मैंने BSc की है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से। ओके। और थर्ड ईयर में तैयारी में इतना बिजी था कि ग्रेजुएशन पे ध्यान नहीं दिया। थर्ड ईयर में मैं फेल हो गया। और जब मैं उसका बैक पेपर देने गया तो मैथ्स क्लियर हो गई, फिजिक्स में मैं फिर से फेल हो गया। मतलब ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हो? हाँ सर, मैं ग्रेजुएशन में 2 बार फेल हुआ, तो 1 साल ग्रेजुएशन लेट हो गई। तो 2019 में मैं फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अच्छा, था दोबारा से फिर ग्रेजुएशन की? हाँ सर। मतलब ग्रेजुएशन में फेल होने के बाद भी आप टूटे नहीं, पीछे हटे नहीं कि नहीं फिर से करेंगे और आगे बढ़ेंगे? सर वो ग्रेजुएशन मुझे इतना डरा रहा था क्योंकि मैंने साइंस से एडमिशन तो ले लिया था और साइंस छूट गई थी पढ़ने से। तो मैं सोच रहा था कि मैं शायद BSc कभी नहीं क्रॉस कर पाऊंगा, मैं BA में एडमिशन ले लूँ क्या। लेकिन सर हिम्मत बांधी और बस पास होने के लिए जितना रट सकता था जैसे भी तैसे मतलब हिम्मत बांधी और इस SSC की तैयारी को रोक के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था नेक्स्ट ईयर। नहीं, ज़्यादातर बच्चे ना फेल होने के बाद ना अपने आप में बैकफुट हो जाते हैं कि वापस से या छोड़ देते हैं, कोई और लाइन चूज कर लेते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं। तो आपके मन में वो नहीं आया? सर फेल होने को मैं बताऊं तो मैं BSc थर्ड ईयर कंप्लीट करने में इतना डर गया था, अभी 3 दिन पहले ही मुझे इंस्पेक्टर बनने के बाद सपना आ रहा था कि मैं BSc फेल हो गया हूँ। इतनी हाँ सर, इतनी बार फेल हुआ हूँ। 2 बार तो वैसे रियल में फेल हुआ, 40-50 बार मैं सपने में फेल हो गया। क्योंकि आपके दिमाग में वो इतना हावी हो चुका है कि ग्रेजुएशन में फेल हो गए। हाँ सर, है ना? आपको भी मुझसे सीखना चाहिए कि मैंने ग्रेजुएशन के लिए जो मैं इतना डरा हुआ था उस ग्रेजुएशन को भी मैं नेक्स्ट ईयर कंप्लीट किया और मैंने तैयारी की और तैयारी करके जो पोस्ट चाहता था, जिस सिटी में चाहता था, आज मैं एक्साइज इंस्पेक्टर दिल्ली में ले चुका हूँ। तो आपको भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समय लगेगा। आप डरिए नहीं, आप छोड़िए नहीं, कंटिन्यूटी बना के रखिए बस। तो रवि एक बात बताओ, जैसे आपने तैयारी की और आप सीरियस स्टूडेंट भी थे और आपकी कहानी भी बहुत सीरियस है, आप मेहनती भी थे, उसके बाद भी आपको इतना टाइम क्यों लगा? सर टाइम लगने का एक कारण ये रहा है कि मैं भले इतने साल लगा दिया हूँ नौकरी पाने में और इस CGL इंस्पेक्टर पाने से पहले मेरी और 4 सरकारी नौकरी लग चुकी हैं। मैं आज 5 सरकारी नौकरी पा चुका हूँ, शायद ये 10 होती क्योंकि और नौकरियों में जैसे टाइपिंग बचा था तो दिया नहीं, क्योंकि क्यों सीटें बर्बाद करना। बिल्कुल। हाँ सर, तो और एक कारण ये रहा है कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ता था। मतलब पूरे साल ना पढ़ने का एक रीज़न ये रहा है कि मैं फरवरी के आसपास चला जाता था घर कि ग्रेजुएशन का पेपर देना है। उसके बाद फिर मैं अपने पापा की दुकान पे फरवरी से जुलाई तक मतलब लगभग 5 महीने हर साल पापा की हेल्प करवाता था दुकान पे। मतलब 5 महीने फरवरी से लेकर के जुलाई तक आप 5 महीने पान की शॉप पर बैठते थे? हाँ सर, 6-7 महीने पढ़ाई करता था और 5 महीने, 4 महीने, 5.5 महीने तक पापा की हेल्प करवाने के लिए उनके दुकान पे चला जाता था। और शायद उसी वजह से मेरा सिलेक्शन लेट हुआ, क्योंकि जब मैं लौट के आता था तो जो पिछले साल पढ़ के गया था पहले तो उसको मैं रिपीट करके रिवाइज करता था। नया सीखने के लिए जो टाइम होता था उसमें मैं रिवाइज ही करता रहता था, भूल जाता था बार बार ही।
तो देखिए जीवन में ना मतलब स्ट्रगल के लिए, जीवन में गुजारा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इन्होंने तैयारी भी की और साथ में अपने परिवार की मदद भी की। कई बच्चे जिनके आज फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने के बाद जिनको कोई काम नहीं, मतलब वास्तव में आपके पेरेंट्स ने ऐसा मौका दिया कि भाई जाओ और सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ मत करो, उसके बाद भी नहीं पढ़ पाते। और इनको देखिए ये 5 महीने अपने परिवार की भी मदद कर रहे हैं, अपने पिताजी की भी मदद कर रहे हैं, पान की दुकान पर भी बैठ रहे हैं, लेकिन सपना वही, वापस भी आना है, वापस दिल्ली जा कर के तैयारी भी करनी है, वापस से अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। पापा की भी मदद की, परिवार को भी खुश रखा और साथ में पढ़ाई में भी मेहनत की। और कमाल की मेहनत है ऐसे बच्चे के लिए जो 5 महीने अपने परिवार की मदद कर रहा है, फिर सब कुछ छोड़ दे रहा है पढ़ाई, फिर वापस से कंटिन्यू 7 महीने पढ़ाई कर रहा है, फिर वापस से जाना पड़ रहा है, फिर परिवार की मदद करता है और फिर वापस से 7 महीने के लिए आना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ब्रेक ले ले करके पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन इन्होंने छोड़ी नहीं और आज इतनी अच्छी रैंक ला करके दी। एक सिलेक्शन नहीं, बहुत बेहतरीन रैंक के साथ आपके सामने बैठे। तो आपकी कहानी और आपके जीवन में तो बहुत कुछ मिला हुआ है। इनके पास बहुत कुछ ना होते हुए आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट करके दिखा दिया कि हाँ, कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी बन सकते हो। तो सिलेक्शन तो आपका बहुत बेहतरीन रैंक के साथ बहुत बेहतरीन पोस्ट पे हो ही गया। तो आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किन को देना चाहोगे? इस सिलेक्शन में मेरे जो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है, सबसे ज़्यादा मैं किसी क्रेडिट देना चाहूँगा तो वो मेरे पापा हैं। उसके बाद तो फिर मम्मी है, भैया हैं, सबका बहुत सपोर्ट रहा है, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर। तो सलाम है ऐसे पिताजी को और नमस्कार है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसे हीरे को जन्म दिया और जिन्होंने वास्तव में इनको मोटिवेट करके रखा कि बच्चे जीवन में कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ना है। मतलब रियल में दिल से सलाम आपको पिताजी। जैसे नया बच्चा तैयारी शुरू करता है तो आपके अनुसार कैसे बच्चे को तैयारी शुरू करनी चाहिए, किस तरीके को सब्जेक्ट को टैकल करना चाहिए? सर मुझे जो लगता है जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनको अगर हो सके तो ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ले लेनी चाहिए। जैसे कि मैं आया था, आपसे पढ़ा था, तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट साथ जब रीजनिंग पढ़ी थी आपसे, तो 12th के बाद जो मैं बताया कि आ गया था कोचिंग करने, उसके बाद सच बताएं तो रीजनिंग आपसे पढ़ने के बाद मैंने रीजनिंग किसी टीचर से कभी नहीं पढ़ा। बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम रही, मैं 1 बार 2 बार नहीं 3 बार कोचिंग कर लिया था, 2 बार ऑफलाइन और तीसरी बार ऑनलाइन। लेकिन रीजनिंग जो आपने मुझे कई साल पहले पढ़ा दिया था उसके नोट्स आज तक रखा हूँ। अभी भी एग्ज़ाम में गया, इस बार के भी मेंस में, तो 15 से 20 मिनट में वही नोट्स निपटा दिया और उसी नोट्स में जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूले थे, ट्रिक्स थी, उसके एक ब्लॉक में बना के बंद करके उस पर हाईलाइटर मार के कि इस वाले को देख के जाना है। तो वो तरीके आज भी याद हैं। तो मतलब रीजनिंग आपने एक ही बार की और उसी को रिवाइज करते रहे? हाँ सर, रीजनिंग एक बार किया था आपसे। कैसा क्या स्कोर रहता था रीजनिंग में आपका? रीजनिंग में सर जब मैं प्री देने जाता था तो 2-3 बार मेरे 25 में 25 सही हुए हैं प्री में, और अक्सर ऐसा होता ही नहीं था कि 23 से कम सही हो। 25 में 23, 25 में 23। इस बार मेंस में भी कुछ सिली मिस्टेक की वजह से 28 सही हुए हैं 30 में से। 30 में से हाँ सर। और मतलब जो वो मैंने आपको उस टाइम पढ़ाया था है ना, आज से कई साल पहले, वही चीज़ आज रिवाइज कर रहे हैं? हाँ सर, वही अपने हाथ की लिखी हुई नोट्स, आपकी पढ़ाई हुई क्लास सालों पहले। और जब किसी कॉन्सेप्ट पढ़ने जाता हूँ तो जो भी आप हंसी मजाक किए थे उस टाइम पे, और जो एग्जाम्पल के तौर पे आप सवाल लिखवाते थे और एक ही नाम बार बार स्पेसिफिकली आप लेते थे हर एग्जाम्पल में, वो एक कृतिका का जिक्र आता था। अच्छा। अब आप आज तक नहीं बताए वो कृतिका कौन है। एक्चुअली कृतिका का एग्जांपल मैं आज भी लेता हूँ, है ना। हाँ सर। क्योंकि बच्चे को देखो, जैसे आपको आज भी ये बात याद है, हाँ है ना। सर। बच्चे को मैं इस तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि उसको ऐसे मोमेंट याद आए और उस मोमेंट के साथ वो कंसेप्ट याद आ जाए। जैसे शायद ये उस तरीके से फनी तरीके से नहीं पढ़ाता तो आपको ये एक बोरिंग सब्जेक्ट टाइप लगता, तो मेरा पढ़ाने का वो तरीका था। बाकी कृतिका कौन है ये राज ही रहेगा। सर ऑफ द कैमरा तो आप बता ही दीजिए। ऑफ द कैमरा क्या, ऑन कैमरा आज राज खोल देता हूँ। तो कृतिका जो मैं ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी नाम लेता रहता हूँ, वो एक राज है बस। मुझे लगा सर आज आप बताएंगे। अब वो राज ही रहने दो, आपके टाइम भी मैं राज रखता था, बट बस बोलता रहता था कि कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, उनको अधूरी रहने दो। क्योंकि आप एग्जाम्पल्स में जैसे ही देते थे क्वेश्चन और कुछ भी कोई खरीदने जा रहा है तो उसमें कृतिका ही खरीदने जा रही है। वो एग्जाम्पल ही सारे ऐसे थे, मतलब कृतिका इज गोइंग टू नॉर्थ, में बोलता हूँ कि 11 साल से वो नॉर्थ में ही जा रही है, पता नहीं कहाँ पहुँचेगी, है ना। चलो वो तो बस मेरा एक
ऐसा तरीका होता है हर एक सब टॉपिक को एंटरटेनमेंट बना करके। जब मैं एग्जांपल देता हूँ तो बच्चे हंसते हैं और हंसी के साथ सीखते हैं। और मेरा मानना ये है कि बच्चे, आप जब सीखो और जब तैयारी करो हमेशा खुशी के साथ करो। हमेशा इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, मेरी बड़ी सारी क्लास आपने देखी है ऑफलाइन में, सारी क्लासेस मेरी बड़े फ़नी तरीके से रहती हैं। अब तो आपको लोग ऑनलाइन में देख रहे होंगे या ऑफलाइन में, जैसे भी मैं उस टाइम पे आपसे बस जहाँ पढ़ाते थे उस स्टेज से बस 3 लाइन पीछे चौथी लाइन में बैठता था। इतना करीब से आपको देखा हूँ इतने साल से, और आप बदले नहीं। बस बहुत खुशी मिलती है आप जैसे बच्चों से मिल करके, और दिल से, मतलब सच में मैं आज वर्ड्स में बयां नहीं कर पा रहा। जब बच्चे से इतने साल बाद मिलो और बच्चा इतने रिगार्ड्स रखे, जैसे इनसे मैं मिला तो ऑफ द कैमरा आप बता रहे थे कि सर सबसे अच्छी बात इनकी जो लगी, सर टीचर हमेशा टीचर रहेंगे, गुरु हमेशा गुरु रहेंगे। मेरा दिल को वहीं सुकून मिल गया कि भाई बस, मतलब यही, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें, है ना। और ऐसे ही बच्चे मैं दुआ करूंगा कि जीवन में हमेशा खुश रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो बाकी सब्जेक्ट की आपने किस तरीके से, कैसे मैथ्स, स्पेशली मैथ्स अगर बच्चा तैयार करना चाहे तो कैसे करें? सर जिस बैच में मैं आपसे पढ़ा था उस बैच में मैथ्स वगैरह सब कुछ पढ़ा था, लेकिन सर उतना ठीक लगा नहीं। मतलब फिर मैंने दोबारा से बैच लिया उस टाइम पे। हाँ सर, उस टाइम पे 2017 मतलब मैं उस बैच की बात है ना, ये 2016 और 17। हाँ सर, तो उस टाइम पे सर रीजनिंग जो की थी वो रीजनिंग के नोट्स आज भी हैं, लेकिन उस बैच के जो मैथ्स और अन्य सब्जेक्ट की, अदर सब्जेक्ट की जितनी भी नोट्स थी वो मेरे पास हैं भी नहीं। उसके बाद जो मैं बैच लिया था उसके बाद वाले बैच में सब कुछ बेहतर लगा। रीजनिंग तो मैं क्लास ही मिस कर देता था उसके बाद वाले बैच में। अच्छा। और सब्जेक्ट पढ़ता था। तो 2 बार किया, और फिर मैथ्स के लिए फिर भी 2 बार में भी क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने कुछ दिन तक ऑनलाइन भी किया। और जैसे मैथ्स में भी 2 पार्ट हैं, अर्थमेटिक एंड एडवांस, तो एडवांस वीक थी तो एडवांस के लिए फिर से किया क्लास। मतलब मुझे ज़रूरत लगी तो मैंने 3 बार कोचिंग की। लड़के क्या करते हैं 5 महीने 6 महीने कोचिंग करते हैं, उनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। हो सकता है आपको टीचर ना समझ में आया हो, या टीचर अच्छा रहा हो आप ही नहीं समझ पाए हो, उस टाइम क्लास के टाइम आप सीरियस ना रहे हो, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन आप सोचिए ना कि इतना कठिन तो है नहीं कि आपसे हो ना पाएगा। बार बार कीजिए, होगा क्यों नहीं। मेरी मैथ्स बचपन से अच्छी थी, तब भी मैंने 3 बार कोचिंग करी, तो मुझे इस बात को बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं 3 बार कोचिंग किया हूँ। ये मेरा स्ट्रगल है, और मैं अपने स्ट्रगल को, अपनी चीज़ों को बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल में हो ही जाएगा, लेकिन ये बात सच भी है कि सीरियस होकर करोगे तो 1 साल में भी हो सकता है। तो अगर किसी बच्चे की मैथ्स वीक हो या शुरुआत करना चाहे तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर उसके पास सर ऑप्शन है तो वो ऑफलाइन कोचिंग जाए, अगर नहीं है ऑप्शन तो ऑनलाइन बैच परचेज करें। आज के टाइम पे तो इतना सस्ता हो गया है ऑनलाइन, तो उसको ऑनलाइन में ही, उस वीडियो को ऑनलाइन में तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि उसको आप बार बार देख सकते हैं, स्पीड कम करके देख सकते हैं, स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन में इतना सस्ता है कि आप टीचर भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऑफलाइन में आप जब 25-30 हज़ार रुपये देंगे तो ऑफलाइन में आप कोचिंग चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन में आप टीचर भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे लगता है एक टीचर पे आप रिलाई कीजिए, उस टीचर से पूरी मैथ कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई 1-2 चैप्टर के सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप अपने टीचर की अगर वीडियोज़ पढ़ी हैं उसको दोबारा देख सकते हैं, और नहीं है वीडियोज़ तो मैं कहता हूं कि उस टीचर से पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, उस 1-2 चैप्टर के लिए आप यूट्यूब से किसी भी टीचर का देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो अगले सब्जेक्ट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो बच्चों को काम आए? सर इंग्लिश में मुझे इंग्लिश के लिए भी यही कहना है कि अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो कोई भी एक टीचर जिससे भी आपका मन करे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, सिर्फ ये इंग्लिश के लिए नहीं सभी सब्जेक्ट के लिए है कि आप उस टीचर का पूरा बैच उस पर रिलाई करते हुए कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अपना जब बैच कंप्लीट हो जाए अपने हाथ की लिखी हुई नोट्स को बार बार पढ़िए। हर टीचर इतनी एफर्ट डालता है कि मैं ही ऑल इंडिया रैंक 1 दे दूं, वो आपके पीछे रैंक 1 चाहता था। आप तो 100, 200, 1000 रैंक में भी आ जाएं तो आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, या फिर और भी जो पोस्ट चाहते हो आप पा जाएंगे। तो इंग्लिश हो, मैथ हो, कुछ भी हो, आप एक टीचर से लीजिए और उस टीचर पर रिलाई कीजिए, उस टीचर से पूरा बैच कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। नोट्स में लिखे हुए वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर की बुक्स फॉलो कीजिए, उससे आपका कल्याण हो जाएगा।
बिल्कुल, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रहते हैं वो क्लास नोट्स रहते हैं, जो आप खुद से लिखते हो, जो आप खुद से बनाते हो, वो बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि मेरे क्लास नोट्स आज तक वही रिवाइज कर रहे हैं, और ये 2016-17 की बात है, और मैं हमेशा कहता हूँ आज से 10 साल पहले ही का उठा लो या आज से 10 साल बाद का उठा लो, मिलेगा वही एग्जाम में जो क्लास नोट्स में पढ़ाया गया है, बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करना होता है और क्लास नोट्स पर बड़ा फोकस करो। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्लास नोट्स बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए। बिल्कुल आप इतनी बार करो उन क्लास नोट्स को कि बार बार हर चीज़, सेम क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो पहले ही सारा कंसेप्ट से लेकर के आंसर तक सारा सब कुछ पहले ही याद रहे। तो इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, टीचर का बार बार रिवाइज करना होगा। अगले सब्जेक्ट जीएस की अगर मैं बात करूँ तो जीएस में मतलब क्या स्कोर रहा? सबसे पहले तो जीएस से बड़ा डर लगता है बच्चों को। जीएस की वजह से ही सर सिलेक्शन नहीं हो रहा था इतने साल से। जब मेरे मैथ्स में जब 200 नंबर का होता था तो 185, इंग्लिश में 170 जो प्रीलिम्स होता था उसके मार्क्स जुड़ते थे। तो प्रीलिम्स में जब 50 नंबर की जीएस आती थी, मेरे 11 मार्क्स, 12 मार्क्स, 18 मार्क्स ऐसे होते थे। और इस बार इतनी अच्छी तो मेंस में जीएस है तो हाँ सर, आपकी मेंस में जीएस है, प्रीलिम्स के मार्क्स भले नहीं जुड़ते। तब क्या था, पूरी नौकरी में जीएस का रोल ओनली अबाउट 8% था, अभी 19 पॉइंट समथिंग % है। समझ लीजिए कि जो जीएस 8% थी उसको अवॉइड करते थे, तब मेरा कुछ नहीं हो पाता था सिलेक्शन। मिला भी तो पिछले साल पोस्टल असिस्टेंट मिला था। तो जब जीएस अब 20% के अबाउट है तो उस जीएस को फिर मैं पढ़ा और बहुत पढ़ा, इस वजह से 25 में 21 क्वेश्चन मैंने जीएस में इस बार सही किए। क्या बात है, 25 में से 21? हाँ सर। तो कैसे तैयारी की जीएस की? खास करके जीएस से बड़ा डर लगता है बच्चों को मतलब? सर जीएस के लिए वही बात है कि मैंने जब ऑफलाइन बैच लिया तो उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़े थे। तो जब जीएस का जो टीचर पढ़ाता है वो हर सब्जेक्ट के टीचर जो होते हैं जीएस के, वो आपके दिमाग में उस चीज़ का बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं कि अटैक्स कैसे होते थे, हिस्ट्री को लेकर देखिए तो वो जो टीचर हंसी मजाक के साथ जो बेसिक बता देता है वो बहुत काम करता है। उसकी मैंने नोट्स बनाई, और सच पूछिए तो वो नोट्स जो होती है उसमें तो आपको एक कॉमा तक याद होना चाहिए जो टीचर पढ़ा दिया है। उसके बाद सच पूछा जाए तो अगर उससे ज़्यादा टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा बैच ही छोड़ देगा कि इतना कितना पकाऊ है टीचर, ऐसा बोलेगा। सच पूछिए तो मतलब उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कम से कम कई हज़ार क्वेश्चंस लगाने होंगे, 10-20 हज़ार क्वेश्चन लगाने होंगे। बच्चे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि जीएस के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे रिपीटेटिवली, जब उसको करेंगे बार बार, तभी जीएस याद रह पाएगी। जीएस में बहुत मेहनत लगती है सर। ओके, तो मेरे सब्जेक्ट के बारे में तो आपने बता ही दिया, फिर भी मैं एक बार और पूछ लेता हूँ कि बच्चा रीजनिंग को कैसे तैयार करे? रीजनिंग में मैंने विक्रमजीत सर से किया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं आंख मूंद करके बिना किसी और टीचर को फॉलो किए विक्रमजीत सर की नोट्स बनाई, उस नोट्स को पूरा कम्प्लीटली याद किया। इनकी ट्रिक्स, इनके जो बताए गए एग्जाम्पल्स थे, मतलब मैं अपने उस टाइम जब बहुत पहले आ गया था ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो मैं नए क्वेश्चंस भी ट्राई नहीं करता था, मॉक टेस्ट भी नहीं देता था जब आपके बैच चलते थे। बस उन्हीं एग्जांपल्स को, जैसे एक कॉन्सेप्ट बताया उस पर 5-6-7 क्वेश्चंस करवाए, उनको देखता, उन्हीं को नोट्स में देखता। जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि और सब्जेक्ट में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन रीजनिंग के मेरे 25 में से 20 से कम तो शुरू में ही नहीं सही होते थे। 25 में से 20, 19, 21, 22 ऐसे सही होते थे शुरू से ही। उसके बाद उस रीजनिंग की नोट्स को बार बार देखते हुए और पैनिक किया कि जो 3-4 गलत होते हैं वो कैसे सही किए जाएं। तो कई बारी 25 में 25 भी सही हुए, और फिर करते करते मतलब 25 में 23, 22, 23 हमेशा सही हुए हैं। हमेशा सही रहे, बढ़िया बढ़िया। मतलब नोट्स को ही बार बार रिवाइज करते रहे, है ना? हाँ सर। तो मैं हमेशा, आज भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि बच्चे को ऐसा कुछ दूँ कि बस, मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई मेरे को पूरा यकीन है कि आप घर जा करके नहीं पढ़ते होंगे, या ऑनलाइन आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी क्लास के बाद आप नहीं पढ़ते होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी क्लास के बाद बच्चा रीजनिंग नहीं पढ़ रहा, तो एटलीस्ट मैं इतना पढ़ा दूँ कि सिर्फ वही कर लेना तो वही बहुत है। बिल्कुल कि उतना ही बहुत है। बिल्कुल सर, है ना? एक्स्ट्रा सजेशन बच्चे की तैयारी के दौरान की क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, या क्या क्या उनको इग्नोर करना चाहिए चीज़ों को? ऑब्स्टेकल में जैसे तो डीमोटिवेशन बहुत बार होता है। डीमोटिवेशन होने के बाद बच्चे यूट्यूब पे वीडियोज़ खोजने लग जाते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखते हैं। टॉपर्स जो आएँ और बताएं कि मतलब मैंने 1 साल में कर लिया, फिर आपको लगे कि मैं मार्केट में तो 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ, तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। जो 1 साल 6 महीने में बताते हैं, कर लेते हैं, उनको आप देखिए। कभी वो NIT से पढ़ के आए हैं, IIT से पढ़ के आए हैं, या फिर वो अपने कॉलेज के दौरान, मान लीजिए उन्होंने BA भी किया है, तो अपने कॉलेज के दौरान SSC के बारे में जानते थे, देखते थे, अपनी लाइब्रेरी में कभी मैथ्स के क्वेश्चन बैठ के लगाते थे। तो
कोई नहीं होता जो मतलब कि एसएससी जानता भी ना हो, उसके लिए पढ़ा भी ना हो और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ना हो और आए सब कुछ 6 महीने 1 साल में निपटा जाए। तो जैसे मैंने एकदम हकीकत बताया कि मेरी मैथ बचपन से अच्छी थी, तब भी मुझे इतने साल लगे। तो ये होता है। आपको अगर 4 साल हुए, 5 साल हुए, तो आप सोचिए ना, डिमोटिवेटेड होने के बजाय आप ये सोचिए कि आप एक दिन देखिए आपके पास क्या क्या आपके दिमाग में पहले से है। जो नए नए आ रहे हैं उनको सब कुछ सीखना है। आपने कितनी चीज़ें सीख ली हैं। आप अपना ईगो छोड़िए और ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। उस सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो दोबारा ऑनलाइन किसी टीचर को यूट्यूब में सर्च करके 2-4 चैप्टर पढ़िए और बार बार मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट मैंने 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं एसएससी के लिए, तब मैं इस पोस्ट को और इतनी अच्छी रैंक को पाया हूँ। तो और मोटिवेटेड होने के लिए कोई वीडियो सर्च करने से सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर अपने मम्मी पापा का, जो भी आपके माता पिता करते हों, किसी के भी माता पिता कुछ भी करते हों, वो उसको शायद ही पसंद करता हो, क्योंकि माँ बाप सबके मेहनत करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। तो आप अपने माता पिता की कंडीशन बदलना चाहते होंगे, पक्का ही सभी बदलना चाहते हैं, लेकिन उस हिसाब का एफर्ट नहीं डालते उस लेवल का कि ये कंडीशन बदलनी है। तो आप सोचिए कि क्या सिर्फ सोचना है कंडीशन बदलने के लिए या बदलना है। अगर सच में बदलना है तो आज से ही आप पीछे जो भी किए हैं, हमारे साथ के भी बहुत सारे जानने वाले हैं जो कई कई साल से लगे हुए हैं। मैं उन भाइयों को भी कहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन होगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। आप मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने 5 सरकारी नौकरियां ली हैं, तो आपने 5 सरकारी नौकरी कौन सी कब कब कैसे ली? सर, जब मैं तैयारी कर रहा था तो पहले मैं सीजीएल की ही तैयारी किया हूँ हमेशा से। अच्छा। तो सीजीएल से जो भी मिलते जुलते सिलेबस वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं जिन जिन एग्जाम्स के, वो मैं पेपर में बैठा। तो खास करके मैं एसएससी के ही सीएचएसएल एंड सीजीएल देता था 2019 से। तो 2021 का साल ऐसा आया, मुझे लगा यार कोई एक नौकरी तो होनी चाहिए ना, चाहे छोटी हो बड़ी हो, क्योंकि इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है कि मतलब काटते रहें कई कई साल तक। बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि मैं एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए कभी फॉर्म नहीं भरा था रेलवे की। मुझे पता चला कि एमटीएस ग्रुप सी का है, तो मैंने एमटीएस भी भरा। तो सबसे पहली नौकरी जो चल रही थी 2019 का आरआरबी एनटीपीसी, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की, रेलवे की 2019 की, वो मैं फिल कर दिया था। तो उसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ, फरवरी में दिया। उसके बाद फिर 2022 में जून में हुआ। सबसे पहली नौकरी मेरी रेलवे में लगी थी। ओके, सबसे वो, हाँ सर, वो क्लर्क लगा था रेलवे में। उसके बाद 1 महीने बाद ही एमटीएस का आ गई नौकरी, एमटीएस की लग गई। तो 2 ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास हो गए। कुछ दिन बाद फिर 2021 वाले सीएचएसएल का पोस्टल असिस्टेंट मुझे मिला। ओके। जो कि मुझे केरल में मिला। तो सर, मैं एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवाता, एक सीट ना बर्बाद करता, क्योंकि एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं है। लेकिन सर रेलवे की तब तक आई नहीं थी। तो 3 नौकरी हो गई। फिर सीजीएल 2022 की लग गई, जो कि सॉर्टिंग असिस्टेंट मिला। तो वो मुझे मिला महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, हाँ सर। तो फिर मैं उसमें नहीं गया ज्वाइन करने, रेलवे मुझे दिल्ली मिली, जबकि रेलवे से बड़ी थी सीजीएल की नौकरी। लेकिन मैं कंफर्ट और पढ़ने के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए तो मैं दिल्ली में ही रहा। और सीजीएल 2023 से मुझे 136 रैंक के साथ दिल्ली ही मिल गया, क्योंकि इंस्पेक्टर लगना मुंबई बेंगलोर लोग ज्वाइन नहीं करने जाते अगर कोई अच्छी जॉब यहाँ मिल जाए तो। पहले तो शुरू में लगता है कि एक नौकरी मिल जाए, बस कोई भी मिल जाए। नौकरी लगने के बाद लगता है कि सर क्यों यहाँ नहीं लगी। फिर अलग अलग नौकरी के बाद अलग स्ट्रगल्स हैं। तो मेरी सीजीएल की जर्नी एक साथ ही ख़त्म हुई इस साल दिल्ली पाते हुए। चलो, हाँ, तो ये ज़रूरी है कि कई बार पोस्ट से ज़्यादा पोस्टिंग महत्वपूर्ण होती है कि आपकी पोस्टिंग है कहाँ पर, है ना। आपकी मनपसंद पोस्टिंग और मनपसंद पोस्ट, ये दोनों अगर मिल जाए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने रैंक हासिल की, इसलिए आज मनपसंद पोस्ट भी है, जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट है, और मनपसंद पोस्टिंग भी है, वो भी दिल्ली में ही, है ना। तो यानी कि मनपसंद पोस्ट और मनपसंद पोस्टिंग दोनों ज़रूरी है। आपने मतलब AAO की भी तैयारी की या फिर मतलब उसको स्किप करके चले? नहीं सर, मैंने AAO की तैयारी की। पिछली बार भी मेरा प्रीलिम्स में कट ऑफ ज़्यादा ज़रूर होती है AAO की, क्लियर हुई थी, और इस बार भी क्लियर हुई थी। अच्छा। तो पिछली बार मैं जब AAO के लिए नहीं पढ़ा तब मेरे 132 मार्क्स थी बिना पढ़े।
6-7 दिन पढ़ा था, तो 132 मार्क्स थे, लेकिन पहला पेपर गड़बड़ हो गया, तो AAO की 1.8 मार्क्स से 4800 ग्रेड पे नहीं मिली और CGL से 2400 ग्रेड पे की मिली थी। इस बार AAO की कट ऑफ क्लियर हुई, तो मैं GS से बहुत डर रहा था कि पहला पेपर गड़बड़ हो सकता है, तो मैं इस बार AAO की जॉब में रहते हुए और रोज ऑफिस जाते हुए कैसे भी करके AAO के लिए एवरीडे 1.5 महीने तक 4 से 5 घंटे पढ़ा। अच्छा, मतलब आप 4 से 5 घंटे AAO के लिए पढ़ा कि मतलब अगर पहला पेपर गड़बड़ हुआ तो मैं 4800 ग्रेड पे की और होम स्टेट में पा जाऊंगा। तो AAO में मुझे लगता है कि मेरी रैंक शायद 10 वर्ष के आसपास रहती, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही। तो AAO का तो इस बार वैकेंसी ही 0 कर दिया गया और AAO के लिए मैंने इतने घंटे पढ़े और मेरे 148 मार्क्स आए भी थे। नहीं, ये तो SSC की बहुत बड़ी गलती रही है कि जिस बच्चे ने तैयारी की और 4-5 घंटे डेली के AAO के लिए दिए और वो पोस्ट ही विड्रॉ कर ली गई, 0 वैकेंसी कर दी बिल्कुल गई। सर। उसकी जगह आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते, हाँ है ना, सर, उसकी जगह मैं एक मॉक टेस्ट डेली ज़्यादा दे सकता ज़्यादा था। दे सकते थे, है ना, मार्क्स और अच्छे आ सकते थे और अच्छे आने से हो सकता है कि आपकी पोस्ट और पोस्टिंग शायद यही रहे, लेकिन एक और खुशी सिंगल डिजिट में रैंक आ जाती, बिल्कुल, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में रैंक आ जाती है। तो कुछ भी हो सकता था, मतलब शुरुआत के जो 100-200 बच्चे रहते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, कुछ ही मार्क्स से रैंक बिल्कुल, ऊपर नीचे हो 2-3 जाती क्वेश्चन में है। सर। हाँ बिल्कुल। और सर AAO के लिए पढ़ के सिर्फ एक फ़ायदा हुआ कि जैसे कि हम GST में जा रहे हैं तो हमको थोड़ी सी अकाउंट्स की समझ हो गई, जो भी AAO की तैयारी करते हैं फाइनेंस और अकाउंट्स की समझ आ जाती है, इकोनॉमिक्स थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ जाती है, तो एक यही फ़ायदा रहा, बाकी AAO ने नुकसान ज़्यादा करवा दिया है। और मैंने देखा है कि मुखर्जी नगर में भी में बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है या इंडिया की किसी भी सिटी में पढ़ रहा है, वो कई बार ना टाइम वेस्ट बहुत करता रहता है फ्रेंड्स ग्रुप में या महिला मित्र बना ली, है ना, या फिर सोशल मीडिया पर, उससे कैसे बचा जाए? फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में टाइम मेरा भी गया है कि ऐसा नहीं कि मैं रील नहीं देखता था या इंस्टाग्राम, लेकिन सर इसको देखिए ना तो आधा 1 घंटा लगातार कभी देख लीजिए तो कितना बुरा फील होता है, मन नहीं मानता, अगले दिन फिर देखोगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये तो सोचना पड़ेगा कि ये टालना पड़ेगा। इस बार के मेंस एग्जाम में मैंने इंस्टा और FB दोनों अनइंस्टॉल कर दिया। और आप ये सोचिए ना कि जो सोचे हैं वो हासिल कर लीजिए, ये सब खूब करिएगा, खूब सोशल मीडिया स्क्रॉल करिएगा। और यूट्यूब पर आज बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है और टीचर्स के पेड बैच भी चलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पेड बैच और फ्री कंटेंट यूट्यूब के कंटेंट में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर है? फ्री कंटेंट और पेड बैच में बहुत डिफरेंस है। फ्री कंटेंट का 2 पर्पज से इस्तेमाल होना चाहिए। पहला ये कि जिस टीचर का आप देख रहे हैं उस टीचर का वहाँ पे डेमो देख लीजिए 4-6 घंटे, फिर इतना सस्ता, SSC के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, इतना सस्ता है कि उसका पेड बैच ले लीजिए। मैं पेड बैच के पक्ष में ज़्यादा हूँ, या फिर वो करे फ्री जिसको पहले से ही चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ 1, 2, 3 चैप्टर्स की प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी अगर पेड बैच ले लेगा तो जो SSC में विद इन टाइम करने का, आप क्वेश्चन कर लेने बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर ले रहा है। बीटेक करके आए तो बीटेक वाले तो बहुत कुछ पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं निकलता ना, तो वो जो ट्रिक्स हैं जो विद इन टाइम करना है वो बहुत बड़ी बात है, वो पेड बैच में आप 3-4 महीने में सब कुछ सीख लेंगे। हाँ, मैंने अब की बार जो मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का ये फीडबैक पाया कि कई बच्चों की रीजनिंग कंप्लीट थी लेकिन मात्र 3 टॉपिक कोई वीक रह गए थे, मात्र 5 टॉपिक वीक रह गए थे, प्लस मेरे पूरे रीजनिंग में नंबर आते थे, लेकिन ये 5 टॉपिक मेरे वीक थे, सिर्फ इसलिए मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था और उसकी वजह से मेरे 5 स्ट्रॉन्ग हो गए और पूरे के पूरे नंबर आ गए। बिल्कुल सर, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है बच्चे कि आपको हो सकता है कोई सब्जेक्ट आता हो लेकिन आपका एक भी टॉपिक वीक नहीं रहना चाहिए, खास ध्यान रखें, एक भी टॉपिक वीक नहीं रहना चाहिए, उसके लिए आपको हर टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बिल्कुल सर, एक टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बाद में जोड़ी गई, उसको मैं जब पढ़ता था तब अच्छे से किया नहीं, तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ क्वेश्चंस लगाया और थोड़ा बहुत इधर उधर यूट्यूब में देख लिया कूद फांद के कि कर लेंगे। इस बार जो मेरा में चारों सेक्शन में सबसे ज़्यादा गड़बड़ रहा है वो मैथ रहा है, और वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ही क्वेश्चंस 3-4 जो भी थे एक भी नहीं बन पाए। एग्जाम प्रेशर में अभी दे दीजिए बना लेंगे, लेकिन एग्जाम प्रेशर में इसलिए नहीं बना, ना मैंने उनको मॉक टेस्ट में इतने सालों तक लगाया था अच्छे से, और ना ही अच्छे से पढ़ा था, तो मायने बहुत रखते हैं एक टॉपिक्स, नहीं मेरी रैंक शायद 2 डिजिट में हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी करंटली मतलब आपने कुछ आदित्य सर की या प्रशांत सर की वीडियोस देखी होंगी, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है?
सर मैं सच कहूँगा कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो यूट्यूब में जाके किसी न किसी टीचर का सब कुछ देखे ही होते हैं। तो मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रॉपर बैठ के पढ़ा हूँ, पर जैसे मान लीजिए आदित्य सर ही हो गए, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई 15-20 मिनट का एनालिसिस वगैरह डाला है, तो और भी टीचर्स और आदित्य सर भी, तो मैंने सबकी ही वीडियोस प्ले करके देखी हैं। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मोस्टली 90% ऐसे होते हैं कि जो भी टीचर्स की वीडियोज होती हैं वो देखते हैं, वो हर टीचर को आजमाते हैं। किसी के मन में टीचिंग होती है तो इसलिए देखते हैं कौन कैसा पढ़ा रहा है, कि किसी के इतने सब्सक्राइबर क्यों हैं। और मैंने मतलब बहुत सारे टीचर्स का देखा है। ऐसे नाम लेने लगूँ तो चाहे कोई कितना भी झूठ बोले, हाँ मैंने प्रॉपर भले ही बैच नहीं लिया था क्योंकि आदित्य सर बहुत बाद में आए थे, उस टाइम नहीं पढ़ा रहे थे। हाँ, तो मैंने सबकी वीडियोस थोड़े देखे हैं कि कोई किसी का एनालिसिस देख ली, क्या देख लिया। मतलब क्या कैसा लगा दोनों का टीचिंग स्टाइल वगैरह? अच्छा है सर। मैं तो एक ही चीज़ पे मैं हमेशा बोलूँगा कि आप आदित्य सर हो या कोई भी टीचर हो, आप एक टीचर का बैच लीजिए, उस पर रिलाई करिए और उसको पूरा कंप्लीट पढ़िए और अपनी नोट्स बनाइए। एक दिन आपको याद आएगा कि जो टीचर ने पढ़ाया था वो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वो पूरा नहीं था। पढ़ना आपको ही है एट लास्ट। हाँ, और वोकैब से बच्चों का मतलब कई बार रहता है कि वोकैब याद नहीं रहती या मतलब भूल जाते हैं बार बार, तो वोकैब का कैसे क्या है? वोकैब सर तब याद रहेगी, पहले तो आप वोकैब को तो बहुत रटना पड़ेगा। जब एक दिन आप रटते रटते बहुत मेहनत करते करते जो 2000-3000 वर्ड्स याद कर ले जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो आपको पता चलेगा कि बहुत से वर्ड रिपीट होते हैं, या फिर आपने जो याद किया था उससे मिलता जुलता मिलने लगेगा। तो आपको करते करते उसका रटने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ टीचर्स करवाते हैं रूट वर्ड वगैरह, तो शुरुआत में आप करिए, ऐसा नहीं है। कुछ वर्ड का आपके पास कलेक्शन हो जाए, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, इन सब चीज़ों से करवाते हैं टीचर, करना चाहिए। मैंने किया है, मैंने यूट्यूब से किया है, मैंने क्लासेस में की है, अलग अलग टीचर से किया है। लेकिन एक समय के बाद जब आपके पास याद होने का भंडार हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन लगाएंगे, तो वो जो आपके माइंड में स्टोर है, एक समय के बाद इतने सारे वोकैब याद हो जाएंगे। आप ये एक दिन याद करने की सोचेंगे कि ये जो इंग्लिश वर्ड है इसकी मुझे मीनिंग पता है, लेकिन आप ये नहीं याद कर पाएंगे कि मैं याद कब किया था, किस साल में, कब किया था। तो मेरे साथ यही हुआ है। और सर मैं टेलीग्राम पे जो क्विज आती हैं वो मैंने खूब सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। क्योंकि आप कहीं भी रास्ते वगैरह में हैं, ऑफिस में हैं या कहीं भी, तो आप बार बार बुक नहीं खोल सकते, पर क्विज तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो उसमें अच्छा लगता है कि इस 4 ऑप्शन में मुझे ये लग रहा था और मैंने सही किया, और वो अच्छा लगता है कि हो गया सही। तो आपका एस्पिरेंट को लेकर के लास्ट मैसेज क्या रहेगा? लास्ट मैसेज मेरा ये रहेगा एस्पिरेंट को लेकर के कि आप कंटिन्यूटी, परसिवरेंस, इस 2 चीज़ पर ध्यान रखिएगा। मतलब निरंतरता रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 महीने पढ़ा या 2 हफ्ते ढंग से पढ़ा, तीसरे हफ्ते गायब हैं। और धैर्य, परसिवरेंस, तो जो धैर्य होता है ना, मेरे सिलेक्शन का सबसे ज़्यादा नतीजा धैर्य का रहा है। कंटिन्यूटी मुझ में कम रही है। मैं एक साल में 4-5 महीने गायब ही रहता था एसएससी की तैयारी से, और 6-7 महीने पढ़ता था। नहीं तो सिलेक्शन में इतना लेट भी नहीं होता जितना मेरा हुआ है। आप मुझे देखकर डरिए मत कि इतने साल लगते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि क्यों लगा मेरे साथ इतने साल। तो आप धैर्य रखिए और कंटिन्यूटी रख लिए तो धैर्य ज़्यादा देर तक नहीं रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी जितनी कम होगी धैर्य उतना ज़्यादा चाहिए, तो आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आप 4600 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सीजीएल में जो 4600 ग्रेड पे की नौकरी है या AA 4800 की है, तो आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे, एमटीएस का सिलेबस सेम है, एक नौकरी में पहुँच जाएंगे। सीएचएसएल का सिलेबस सेम है। आप ये देखिए ना कि रेलवे की नौकरियाँ आती हैं, वो सिलेबस बिल्कुल इंग्लिश नहीं है, बाकी सिलेबस 90% से ज़्यादा सेम ही है। तो आप एक दिन करते करते कई नौकरियां लगेंगी। आप एक नौकरी के पीछे पड़े हैं ना, कई लगेंगी, आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार तैयारी करके देखिए। और एग्जाम्स में बैठेंगे, यूँ क्वेश्चन बनेंगे कि आप भी सोचेंगे ना कि मतलब मेरी मेहनत का नतीजा आ चुका है। तो आप जो कई साल तक मेहनत करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता, एक दिन आपकी मेहनत परमान चढ़ जाएगी। वो दिन वो दिन कई दिन बाद आएगा, लेकिन एक दिन आएगा वो दिन। और लोग ये सोचेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे को ज़्यादा साल लगे, बल्कि मैं ये कहूँगा इन्होंने बहुत जल्दी हासिल किया। कारण बता रहा हूँ, एक तो इन्होंने ब्रेक दे दे करके पढ़ाई की, तो इनका पूरे साल की तैयारी तो हम मान ही नहीं सकते। इनकी 2 साल की तैयारी हम 1 साल में मानेंगे, है ना, क्योंकि ब्रेक लगाना पड़ा। दूसरा, इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, उसके आगे सब। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेक्शन कब होता है ये मैटर नहीं करता, सिलेक्शन किस पोस्ट पर होता है ये मैटर करता है। आज बनो या कल बनो या अगले साल बनो,
आपकी मनपसंद पोस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, और ऐसी कोई पोस्ट होनी चाहिए, इंस्पेक्टर पोस्ट या ऐसी पोस्ट जिसका एग्जाम्पल आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, आपके इर्द गिर्द के गांव में हर जगह चर्चा का विषय बन सके। तो उसके लिए मेहनत कीजिएगा और इनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लीजिएगा, समझिएगा कि आपको भी जीवन में बहुत कुछ करना है। मैं वास्तव में बड़ी खुशी का पल है मेरे लिए कि एक स्टूडेंट इस तरीके से सिलेक्शन लेने के बाद मिलने आए। एक टीचर के लिए यही रिगार्ड्स, मैं जीवन में इनके सामने भी, आपके सामने भी यही बोलता हूँ कि जीवन में दो लोग ऐसे हैं जो आपका हमेशा भला चाहेंगे, हमेशा आपकी खुशी चाहेंगे, एक आपके माँ बाप और एक आपके टीचर। और टीचर हमेशा आपका भला चाहेंगे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस आप इसी तरीके से सीखते जाएं, पढ़ते जाएं, मेहनत करते रहें और रुके ना, थके ना, और हर वक्त मेहनत करके एक दिन ज़रूर मिलने आए। वो मिठास, मिठाई की मिठास, जब आप मिठाई लेकर के आए, वो मिठास अलग ही मिठास होती है जब बच्चा अपने हाथों से, लो सर, लो गुरुजी सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल सर, बड़ा मज़ा आता है। तो दिल से धन्यवाद रवि आपका, और आप जीवन में बहुत 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 खुशियाँ हासिल करो ना। अब सिलेक्शन तो हो ही गया, तो एक महिला मित्र और ढूंढ लो एक सर। अभी है नहीं सर, अभी बहुत टाइम है सर, सीधा शादी ही करेंगे। अच्छा, सीधा शादी? 3 साल 4 साल 5 साल जब भी करेंगे सीधा शादी करेंगे। अच्छा, मतलब अभी 3-4 साल कुछ घूमने वूमने का प्लान नहीं सर, अभी 25 का हूँ, 29 से पहले मैं नहीं लगता कि शादी करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो उस दौरान का क्या प्लान है आपका? उस दौरान सर टीचिंग मुझे बहुत चार्मिंग लगती है, मैं चाहूँ तो अभी पढ़ा सकता हूँ, और मैथ्स के लिए मैंने कुछ मैथ्स फैकल्टी में काम किया भी है पहले कॉर्पोरेट में। लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं मैथ्स छोड़ के कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ और पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं और किसी एग्जाम की तैयारी करूँगा ग्रुप ए के लिए। ग्रुप ए के लिए? हाँ सर, ये अभी मैं ग्रुप बी में हूँ। तो अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं मैं फर्दर सिलेक्शन के लिए ज़्यादा नहीं परेशान होगा। इंस्पेक्टर पोस्ट बहुत अच्छी है, तो टीचिंग में भी आओगे तो रैंकस गुरुकुल आपका स्वागत करता है। थैंक यू सर। 3-4 साल पढ़ाई करके फिर मैं फैसला करूंगा कि इतनी अच्छी तैयारी हो गई तो सिलेक्शन के लिए, या फिर नौकरी और साथ साथ टीचिंग। चलो, जीवन में जो कुछ भी करो तो मतलब आप हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। चाहेंगे कि आपके चेहरे पे ये क्यूट सी स्माइल हमेशा बनी रहे, है ना, और जल्दी से महिला मित्र भी मिल जाए, हालांकि वो आपको इंस्पायर, मोटिवेट ही करे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी जीवन में हमेशा खुश रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू।